नमस्कार मित्रों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, आज का सेगमेंट यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा पे आधारित है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है 2018 से उसने रिटेन कर दिया है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2018 का मुख्य परीक्षा इस पे पहली बार आयोजित किया गया है। आपको पता है, मुख्य परीक्षा में जीएस का पहले 2 पेपर होता था, अब जीएस का 4 पेपर हो गया है। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव होता है। अतः जहां पहले जीएस की भूमिका केवल 400 अंकों की होती थी, अब जीएस की भूमिका लगभग 800 अंकों की हो गई है। दोस्तों, यह तो बात हो गई अपर परीक्षा की, लेकिन साथ में ही जो बीओ का एग्ज़ाम आया है उसका जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें भी कमीशन ने साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। अतः उसमें साक्षात्कार समाप्त हो गया है। उसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें पहला जो पेपर होगा वह मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर उसी को ही उसने समायोजित किया है। और जो वो 200 अंकों का होगा। जो बीओ का दूसरा पेपर है वो भी 200 अंकों का होगा। अर्थात जो बीओ का मुख्य परीक्षा है टोटल 400 अंकों का है, तो 200 अंकों की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो सेकेंड पेपर है उसमें भी 200 अंक है, उसमें 100 अंक के वो समान हिंदी डिस्क्रिप्टिव पूछेगा और 100 अंक के निबंध पूछेगा। दोस्तों, इसको देखते हुए आपका मित्र विनय कुमार सिंह आज से यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जीएस के और साथ में बीओ का जो सिलेबस है, हिंदी निबंध साथ में जीएस सबको कवर करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आज न्यूज़पेपरों में आपने पढ़ा ही होगा, इससे यह सिद्ध होता है कि 15 अगस्त से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, क्योंकि 15 अगस्त के पहले कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। अतः मित्रों, एक लंबा गैप है अभी भी आप लोगों के साथ। अतः मेरी ये सलाह आप लोगों को है कि आप थोड़ा सा जीएस के मुख्य परीक्षा को भी साथ में पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार पिछले कई एग्ज़ामों के मुख्य परीक्षा का विद्यार्थी रहा है, साथ में ही 4 बार यूपीपीसीएस के साक्षात्कार में सम्मिलित भी होता रहा है। अतः मित्रों, इसको देखते हुए मैंने जो जीएस को जो महसूस किया है 2 सालों में, उसको देखते हुए ही मैं आपसे जीएस की चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, मैं तो टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो 2 सालों में मैंने जीएस को समझा है, यूपीपीसीएस 2018 का मुख्य परीक्षा का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। 2019 पीसीएस का मुख्य परीक्षा है, उसका भी मैं विद्यार्थी हूँ, उसको भी मुझे देना है। अतः अगर आपके साथ में चर्चा करूंगा तो इससे फ़ायदा मेरा भी होना है। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मित्र हैं जो पीसीएस के मुख्य परीक्षा को लेके काफ़ी भयभीत रहते हैं। साथ में ऐसे बहुत से मित्र हैं, प्राइमरी के शिक्षक हैं, हमारे दोस्त हैं, जो बीओ का परीक्षा को बहुत सीरियसली देना चाहते हैं। उनके लिए भी आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, मैं जीएस का 4 पेपर कवर करूँगा, लेकिन जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको बीओ का एग्ज़ाम देना है, उनको भी मैं कहूँगा कि जीएस का 4 पेपर आप एक बार मेरे साथ पढ़ लो। ऐसी चर्चा करेंगे। देखिए, किताब मैं आपको बता दूंगा, नोट्स आपको बता दूंगा, उसमें कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, यह सब मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात आज जो हम चर्चा करेंगे वह बीओ अपर पेपर की जीएस 4th पेपर पे चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, 4th पेपर इथिक्स का पेपर है। मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट भी रहा है और मैं पीजी और यूजी में मेरा भी इथिक्स रहा है, जिससे मैं इथिक्स पे मेरा काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। दोस्तों, काफ़ी बच्चे इथिक्स लेके काफ़ी परेशान होते हैं। अतः इसको देखते हुए मैं इथिक्स की क्लास 8 दिन का लूँगा। 8 क्लास होगी जिसमें इथिक्स के सारे क्लास को मैं ख़त्म कर दूँगा। देखिए मित्रों, मुझे यहाँ पे आपको एज ए कोचिंग की तरह नहीं पढ़ाना है, बस मुझे सिलेबस में जाके आपको सिलेबस की तोड़ के आपको बताना है कि एक्चुअली सिलेबस है क्या। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वही सब चीज़ें इथिक्स में कहीं न कहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी परिभाषा हो गई, विद्वानों के अनुसार उसकी क्या परिभाषा है या उसके क्या प्रकार हैं इत्यादि को हमें समझना अति आवश्यक है। देखिए मित्रों, जो यूपीपीसीएस के जीएस का 4 पेपर इथिक्स है, उसका जो पूरा सिलेबस है उसने 8 सेगमेंट को सिलेबस में बांटा हुआ है। पहला जो सिलेबस है उसमें दिया है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। दूसरा जो सिलेबस है मानवीय मूल्य। दूसरा
देखिए इस सिलेबस के अंतर्गत और सब सेक्शंस हैं, हम जब पढ़ाते जाएंगे क्रमशः सब सेक्शन पे चर्चा करते जाएंगे। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस में कौन कौन सा सिलेबस, मोटो सिलेबस का क्या क्या है। तो पहला हो जाएगा नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, दूसरा है मानकीय मानवीय मूल्य, तीसरा है अभिवृत्ति, चौथा है सिविल सेवा में बुनियादी मूल्य, अगला है पांचवा टॉपिक उसमें है संवेगात्मक मूल्य, छठवां है नैतिक विचारक जिसमें भारत और विश्व के कुछ नैतिक विचारक और हमें नैतिक दर्शन पढ़ना होता है, अगला है सिविल सेवा में मूल्य, लोक प्रशासक में क्या बुनियादी मूल्य होना चाहिए उसको संदर्भित करता हुआ यह टॉपिक है, और आठवां और अंतिम जो टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। जो शासन व्यवस्था में ईमानदारी जो टॉपिक है उसमें लगभग 6 टॉपिक उसके अंतर्गत पढ़ना होता है, जिसमें भ्रष्टाचार पढ़ना होता है, आपको RTI पढ़ना होता है, उसी में जो भी और चीज़ें हैं हम आपको उसको बता देंगे मित्रों। तो एथिक्स का जो पहला टॉपिक है आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का क्लास एथिक्स के पहला जो टॉपिक है यह नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों पहला जो टॉपिक है इसको भी हम 6 सेगमेंट में बांटते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, आपके पास UPPCS का जो मेंस का सिलेबस होगा उसको उठाइएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार आप लोग मिला लेना। देखिए जो पहला टॉपिक है उसको मैं तोड़ रहा हूँ, उसमें पहला है नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध क्या है, दूसरा है कि नीति शास्त्र की अवधारणा क्या है, तीसरा है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, उसमें चौथा सेगमेंट है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, पांचवा सेगमेंट है नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम 2 तरीके से उस पर हम बात करते हैं, एक होता है शाखा के आधार पे, दूसरा होता है आधुनिक विचारधारा के आधार पे। जो शाखा के आधार पे होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, दूसरा है और जो लास्ट या छठवां उसके अंतर्गत उप सेक्शन है उसमें है नीति शास्त्र निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र, अर्थात निजी या व्यक्तिगत जीवन में नीति शास्त्र के कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं या सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए मित्रों अभी मैं तो एज ए टीचर नहीं हूँ और मुझे चीज़ें बहुत कंठस्थ तो नहीं है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया है बुकों से उसको देखते हुए मैं आपके सामने वो पढ़ूँगा तथा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद यदि आप कोई बुक या कोई नोट्स पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए पहला नीति शास्त्र क्या है ना। देखिए नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मानव और समाज के उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, गुण दोष आदि जैसे पक्षों का अध्ययन करता है। यह ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिसके आधार पर मानवीय क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो नीति शास्त्र इथिक्स शब्द से बना है जो ग्रीक भाषा के इथिका से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रीति रिवाज। अर्थात शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के व्यवहार, रीति रिवाज एवं आदर्शों एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो ठीक है, इस तरह से नीति शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। आप देखिए कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है, उसमें ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार नीति शास्त्र मानव व्यवहार के नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। एक विद्वान है लिंडा एल्टन, उनके अनुसार नीति शास्त्र संकल्पनाओं, सिद्धांतों एवं समुच्चयों का वह सिद्धांत है जो व्यवहार और संवेदन का निर्धारण करता है। महात्मा गांधी जी ने भी नीति शास्त्र के संदर्भ में कहा है, नीति शास्त्र व्यक्ति के जीवन में नैतिक आचरणों का बोध कराती है। आप देखिए हम दूसरे नंबर पे आते हैं अवधारणा। देखिए जब क्वेश्चन में अवधारणा पूछता है इट मीन्स उसके सभी चीज़ों को पूछ रहा है। अवधारणा में हम देखेंगे कि नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, उसके निर्धारक तत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, विद्वानों ने उस पर क्या क्या अपना मत दिया है। तो ओवरऑल जो भी चीज़ आप जानते हो उसको आप इसमें दीजिएगा। देखिए नीति शास्त्र की विशेषताएं क्या है, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है क्योंकि हमेशा आदर्श की तो बात करता है ना। दूसरा यह विज्ञान और कला दोनों है। तीसरा मानव जीवन में अधिकतम सुख और कल्याण की बात करता है। तीसरा इसके जो स्रोत हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और मान्यताएं होती हैं। अब हम इसके दूसरे सेगमेंट में आते हैं, मानव क्रियाकलापों में नीति शास्त्र।
देखिए, मानव क्रियाकलाप अर्थात मानव अनेक ऐसी गतिविधियां करता है जिसमें नीति शास्त्र की झलक हम देखते हैं। तो यही सिलेबस में पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जहां आप नीति शास्त्र को देखते हो। तो देखिए, बहुत से सेगमेंट हैं, उसको ऐसे बांटो: सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, पारिवारिक स्तर पे, सार्वभौमिक जीवन के स्तर पे। तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हो। सामाजिक स्तर पे इसके क्रियाकलाप में दिखते हैं, आर्थिक स्तर पे, उसके बाद राजनीतिक स्तर पे, और सांस्कृतिक क्षेत्र पे, नैतिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में, अर्थात जितने सेगमेंट हैं सभी स्तर पर नीति शास्त्र के कहीं न कहीं हमें दर्शन होते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसी संदर्भ में कहा है कि अधिकार प्राप्त करना उचित कर्तव्यों का निर्वाह है। अधिकार प्राप्त का उचित माध्यम, अधिकार प्राप्त का उचित माध्यम क्या है? नैतिक कर्तव्यों का निर्वाह है। और विवेकानंद जी ने भी कहा था कि प्रकृति को बुरा भला न कहो, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, तुम अपना करो। इस आधार पे हम नीति शास्त्र के क्रियाकलापों में सार तत्व की चर्चा करते हैं। अगला आता है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, अर्थात ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नीति शास्त्र को निर्धारित करते हैं। देखिए मित्रों, इसमें भी ढेर सारे, जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया, अभी उसी तरह इसमें भी आएगा। जैसे भौगोलिक कारण आएगा, आर्थिक कारण आएगा, सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, बाह्य कारण, तात्विक कारण, संवैधानिक कारण, उसके बाद संस्थागत कारण, न्यायपालिका के कारण, सांस्कृतिक कारण। आप समझिए, जैसे हमने कहा भौगोलिक कारण, जैसे मान लीजिए कोई प्रदेश है, वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, अर्थात वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ के लोग कपड़े कम पहनते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे कपड़ा कम पहनना ये नैतिकता के अंतर्गत आता है। कोई बात नहीं, कोई कपड़ा पहन ले कम तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई जलवायु बहुत ठंडी जलवायु है और वहाँ पे कपड़ा लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, अगर वहाँ के लोग कम कपड़ा पहनने लगते हैं, एक तरह से उसके नैतिक आ जाते हैं, नैतिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे द्वीप पे रह रहा है जहाँ पे मछलियों का ढेर सारा उत्पादन होता है, तो अतः वह व्यक्ति मांसाहारी होगा, तो मांसाहारी के अलावा कोई उसके पास विकल्प नहीं है, तो मांस खाना उस व्यक्ति का नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि कोई व्यक्ति ऐसे जगह रह रहा है जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर वहाँ पे मछली खाया जाएगा तो वहाँ पे मांसाहारी होना एक तरह से अनैतिकता को लोग ही मानते कि ये नैतिक नहीं है, जीव हत्या किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः भौगोलिक कारण का महत्वपूर्ण योगदान है नीति शास्त्र के निर्धारण में। इसी तरह आर्थिक कारण, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई। सामाजिक कारण, जैसे बड़ों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना इत्यादि। संवैधानिक कारण, संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए होते हैं जो मूल्य को निर्धारण करते हैं, जिनका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। संस्थागत ढांचे, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो नैतिक मूल्यों का निर्धारण में कहीं न कहीं योगदान देते हैं। अगले नंबर पे आते हैं नीति शास्त्र के आयाम। देखिए दोस्तों, नीति शास्त्र के आयाम दो आधार पे है, शाखाओं के आधार पे, दूसरा है आधुनिक विचारधारा के आधार पे। शाखाओं के आधार पे तीन स्तर को, इसको तीन खंडों में बांटा गया है। मानकी, जिसको हम न्यूमेटिक कहते हैं, दूसरा अधिनीति शास्त्र, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। देखिए, नियम, मानकीय, अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र। अब हम जो मानकीय है उसको हम तीन भागों में उसको बांटते हैं। पहला प्रयोजनवाद, उसके बाद नियमवाद, तीसरा है सद्गुणवाद। देखिए, नियमवाद को हम परिणाम निरपेक्षवाद भी कहते हैं, और प्रयोजनवाद को परिणाम सापेक्षवाद भी कहते हैं, और सद्गुण। यह तीन सेगमेंट मानकीय के हो गए। मानकीय का ये तीन उपसेक्शन है। अधिनीति शास्त्र हो गया, और व्यवहारिक नीति शास्त्र के भी ढेर सारे सेगमेंट हैं। उसमें पर्यावरणीय नीति शास्त्र, चिकित्सा नीति शास्त्र, देखिए पर्यावरणीय नीति शास्त्र, चिकित्सा नीति शास्त्र, खेल नीति शास्त्र, पत्रकारिता नीति शास्त्र, व्यापार नीति शास्त्र इत्यादि। आप दोस्तों देखिए, जो नियमवाद या परिमाण निरपेक्षवाद पहला सेगमेंट, इसमें गीता, कांट और अंतःप्रज्ञावाद के विचार को हम पढ़ते हैं। अतः अगर एग्जाम यह पूछता है कि नीति शास्त्र के नियमवाद या परिणाम निरपेक्षवाद की आप व्याख्या करो, तो इसमें आप कांट की विचारधारा को लिखोगे, गीता की विचारधारा को लिखोगे, और अंतःप्रज्ञावाद की विचारधारा या कॉन्सेप्ट को लिखोगे। अगर यह पूछता है कि नीति शास्त्र के परिणाम सापेक्ष या प्रयोजनवाद की व्याख्या करिए, ठीक है, अगर ऐसा पूछता है, इसमें आप स्वार्थवादी विचारधारा क्या है, सुखवादी विचारधारा क्या है, प्रयोजनवादी विचारधारा क्या है, उपयोगितावादी विचारधारा क्या है, विकासवादी, पूर्णतावादी।
अर्थात 6 या 7 ईस्वी में इसके अंतर भी उस उप सेक्शन है, उसके विचारधाराओं को आप लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा मानविकी के अंतर्गत हमने बताया सद्गुण भी आता है। इसमें अरस्तु, प्लेटो और कांट के, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात की विचारधारा को इसमें लिखा जाता है। देखिए व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या हो गया, चिकित्सा नीति शास्त्र। देखिए पर्यावरणीय नीति शास्त्र, कॉर्पोरेट नीति शास्त्र क्या होता है, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जो भी व्यवसाय होता है उसमें कुछ नीति शास्त्रीय तत्व होते हैं जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का भी एक इथिकल, एक नीति शास्त्रीय एक पत्रावली होती है जिसका पालन करना उसको अनिवार्य होता है। इसी तरह चिकित्सा और खेल में भी, अगर खेल कोई खेल रहा है तो उसका भी एक नीति शास्त्रीय एक वैल्यू होता है कि जैसे आप जाओ तो आप राष्ट्रीय गान वहाँ पे होता है, वहाँ पे हैंडशेक होता है। इसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी, देखिए व्यापार के क्षेत्र में भी नीति शास्त्र है, इसको कॉर्पोरेट क्षेत्र में कहते हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2013 में कंपनी अधिनियम लाया और उसी के तहत CSR का प्रावधान किया गया और 2% प्रत्येक कंपनियां जिनका वार्षिक लाभ 500 करोड़ से ज़्यादा है वह अपने पूरे लाभ का 2% CSR पर खर्च करेंगे। एक तरह से क्या हो गया, एक उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करें। तो इस तरह से हमने आयाम देख लिया है। अब अंतिम सेगमेंट पे आते हैं कि निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र। देखिए निजी जीवन क्या हो गया, आपका जो निजी जीवन होता है उसमें भी कुछ नीति शास्त्र होता है जिसको हम पालन करते हैं। उसी के अंतर्गत प्रेम, स्नेह, निष्ठा, त्याग, ईमानदारी, क्षमा, अपनापन, भ्रातृभाव, निर्भरता और विश्वसनीयता, मतलब सब मिला के अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि निजी संबंधों में, देखिए यूपीपीएससी 2018 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्रीय तत्वों का उल्लेख करिए। तो अर्थात अगर निजी जीवन की बात करेगा तो 7-8 आप तत्वों को याद रखिए, 7-8 शब्दों को याद रखिए, उस आधार पर आपके आंसर की राइटिंग हो जाएगी। उसमें आपको रखना है क्या, प्रेम, स्नेह, निष्ठा, त्याग, ईमानदारी, क्षमा, यहाँ पर लिखा भी गया है, प्रेम, स्नेह, त्याग, निष्ठा इत्यादि ये सब। और सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे नीति शास्त्रीय शब्द होते हैं जिसको आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हो। उसमें क्या होगा, जवाबदेही, खुलापन, नेतृत्व, त्याग, ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थता, नेतृत्व। अर्थात ये 7-8 ऐसे तत्व हैं कि एग्जाम में आप इसको हेडिंग डाल के अपने क्वेश्चन को आप कंप्लीट लिख सकते हो। इस तरह से मित्रों हमने आज चर्चा किया नीति शास्त्र, चर्चा किया इथिक्स का पूरा सिलेबस क्या है, और सिलेबस का जो पहला सेगमेंट है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, उस पर आज हम लोगों ने पढ़ाई भी कर लिया है। अतः मित्रों कल के क्लास में हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, यह है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में हमें जो पढ़ना होता है उसके बारे में बता देना, उसमें क्या पढ़ना होता है। उसमें आप लोग एक बार सिलेबस भी देख लीजिएगा। उसमें जो हमें पढ़ना होता है महान नेताओं, सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेश और उनसे शिक्षाएं, मानवीय मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इथिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप डरिए नहीं, उस चीज़ को फेस करिए, बस उसका बेसिक चीज़ को समझिए तो आप लोग अच्छा से कर लोगे। ठीक है मित्रों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।